हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अगले लेक्चर पे आते हैं। अभी तक हम आंकिक प्रश्नों को हल कर रहे थे। उसी श्रृंखला में अभी हम कुछ आंकिक प्रश्न बचे हुए थे 3H एक्सरसाइज और विविध के। आज हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं 3H का जो क्वेश्चन नंबर 13 है। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। ठीक, उसे 40 अंक कब मिल रहे हैं? जब जितने भी उसने उत्तर दिए हैं सही है तो 3 अंक और गलत है तो 1 कट गया है, तब उसे 40 मिले। यदि उसे सही उत्तर पे 4 अंक दिए जाए, जितने सही है उस पे 4 अंक दिए जाए और गलत पे 2 अंक काटे जाए, तो उसके अंक कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। तो टोटल कितने प्रश्न हैं ये बताना है, ठीक है। जैसे टोटल जितने भी प्रश्न हैं उसमें उसने कुछ सही किए कुछ गलत किए। सही किए तो 3 नंबर मिला और गलत किए तो 1 नंबर कटा, तो इस हिसाब से 40 नंबर आ गए, ठीक है। और टोटल प्रश्न है उसमें कुछ सही किए कुछ गलत किए, वही प्रश्नों की संख्या वही है सही गलत की। अगर हम 4 अंक दे दें इसको और गलत पे 2 काट दें तो अंक हो जाते हैं 50। ये दो कंडीशन की है। टोटल कितने प्रश्न किए हैं ये हमको बताना है, ठीक है। टोटल प्रश्नों की संख्या क्या थी ये हमें बताना है। तो मान लेते हैं, माना यश द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या बराबर x। जो सही प्रश्न करता है वो कितने हैं? x, तथा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या y। अगर वो सही कितने प्रश्न कर रहा है x और गलत कितने प्रश्न कर रहा है y, ठीक है। अब देखो, सही प्रश्न पे उसे 3 अंक मिलते हैं। सही प्रश्न पे उसे कितने अंक मिलते हैं? 3 अंक। तो कितने सही है? x सही है तो 1 पे 3 नंबर मिलते हैं, तो x क्वेश्चन पे कितने नंबर मिले? 3x मिले, ठीक। इसी तरह 1 गलत पे 1 नंबर कटता है, तो y गलत पे कितने नंबर कटेंगे? -1 या 1 1 नंबर मिले तो प्लस, कटे तो माइनस, ठीक। ये जो टोटल आया वो कितना है? 40। अब प्रश्नों की संख्या सही वही है गलत वही है, ठीक है। अगर हम प्रश्नों पे 4 अंक दे दें, सही प्रश्नों पे 4 अंक दे दें और गलत पे 2 अंक काट दें, तो अंक हो जाते हैं 50। तो टोटल अंक कितने आते हैं? 50। यानी कितने मिले इतने कटे, टोटल कितना आया? 50। कितने मिले इतने कटे, आया टोटल 50, ठीक। अब ये दो इक्वेशन आपको मिल गई। क्या मिलेगी पहली इक्वेशन? 3x - y = 14। ये इक्वेशन 1 होगी। इसको हम 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं। क्या करते हैं? 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2x - y = 25। ये इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके सही प्रश्नों की संख्या और गलत प्रश्नों की संख्या निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे? इक्वेशन समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 है 2x - y = 25 और ये है समीकरण 1 है 3x - y = 40 और दूसरी है 2x - y = 25। घटाएंगे ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना है x, यहाँ कितना है 15। यदि सही प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15। अब y का मान समीकरण किसी एक में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे 1 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जो 2 में रखते हैं तो क्या आता है? 2 × 15 - y = 25। ये कितना आ जाएगा? 30 - y = 25, y = 5। यानी गलत प्रश्नों की संख्या 5 है, सही प्रश्नों की संख्या 15 है। तो कुल प्रश्नों की संख्या
कुल प्रश्नों की संख्या, या तो सही किया होगा या तो गलत किया होगा, x प्लस वाई यानी 15 प्लस 5 कितना आ गया 20। तो कुल प्रश्न कितने होंगे 20। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। कह रहा था कि यस ने, जैसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आते हैं तो उसमें क्या होता है, सही करोगे तो नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो नंबर कटेगा। इस टाइप का प्रश्न पत्र है, ठीक है। सही करोगे तो नंबर मिलेगा और गलत करोगे तो नंबर कटेगा। तो कुछ प्रश्न थे, तो यस ने क्या किया, 40 नंबर मिले। कब मिले, जब सही प्रश्न पे 3 नंबर मिल रहे थे और गलत पे 1 कट रहा था, ठीक। उसकी कॉपी को दूसरा चेक करता है तो देखता है कि एक वो क्या करता है, सही पे 4 अंक देता है और गलत पे 2 अंक काट लेता है, ठीक। तब उसके अंक आते हैं 50। और जब सही पे 3 मिला था और गलत पे 1 कटा था तब उसके अंक आए थे 40। तो टोटल प्रश्न कितने थे ये पूछा, ठीक। हमने मान लिया कि सही प्रश्न x है और गलत प्रश्नों की संख्या क्या है y। तो सही प्रश्न पे 3 नंबर मिला यानी 3x नंबर, और गलत पे 1 कटा यानी -y। टोटल कितना आ जाएगा 40। इसी तरह जब 4 अंक मिल रहे हैं एक प्रश्न पे तो 4x मिला और 2 कट रहे हैं यानी 2y घट गया उसमें, तो टोटल कितना आ रहा है 50। इस तरह 2 इक्वेशन बन जाएगी, दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। और जब x y निकल जाता है तो उनका जो टोटल होता है वही क्या होता है, प्रश्नों की संख्या, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि 2 महिला 5 पुरुष एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। 2 महिला और 4 पुरुष एक काम को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में पूरा करते हैं। जबकि 3 महिला और 6 पुरुष उसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। याद करो उसी कार्य को एक अकेली महिला और एक अकेला पुरुष कितने दिन में कर लेगा। मतलब एक महिला को काम दिया जाए, एक महिला को, तो कितने दिन में पूरा कर लेगी। एक पुरुष को काम दिया जाए तो वो कितने दिन में पूरा कर लेगी, ये हमको ज्ञात करना है। 2 महिला और 5 पुरुष काम करते हैं 4 दिन में, और 3 महिला और 6 पुरुष काम करते हैं 3 दिन में, ठीक है। अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे ये हमको बताना है। तो मान लेते हैं, माना अकेली महिला द्वारा काम समाप्त करने में लगा समय बराबर x दिन। मान लेते हैं x दिन में महिला कंप्लीट कर ली, ठीक है। तथा अकेले पुरुष द्वारा काम समाप्त करने में लगा समय बराबर y। एक महिला पूरा काम x दिन में कर लेती है। एक महिला जो है वो पूरा काम x दिन में कर लेती है, तो एक दिन में कितना करेगी 1/x, ठीक है। इसलिए एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर 1/x भाग, तथा एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य ये कितना हो जाएगा 1/y। अगर पूरा काम x दिन में समाप्त होता है तो एक दिन में कितना होगा 1/x। ये पूरा काम एक दिन में समाप्त y दिन में समाप्त होता है तो एक दिन में कितना करेगा 1/y, ठीक। अब देखो 2 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं। एक महिला एक दिन में कितना कर रही है 1/x, तो 2 महिलाएं कितना करेंगी 2/x, ठीक। 5 पुरुष, एक पुरुष कितना काम कर रहा है एक दिन में 1/y, ठीक। एक दिन में कितना कर रहा है 1/y, तो 5 पुरुष कितने करेंगे 5/y। ये दोनों काम मिला के कितना 4 दिन में होता है, तो एक दिन का काम है ये 2 महिलाओं द्वारा एक दिन में किया गया काम, 5 महिला द्वारा एक दिन में किया काम, दोनों मिलकर काम को कितना करेंगे 1/4 भाग, क्योंकि 4 दिन काम करेंगे तब काम पूरा होगा। यानी 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे 1/4, ठीक। अब दूसरी कंडीशन देखो, 3 महिलाएं, एक महिला एक दिन में कितना काम करती है 1/x, तो 3 महिलाएं कितना करेंगी
6 पुरुष, एक पुरुष 1/y करता है, 6 पुरुष कितना करेगा 6/y, दोनों मिल जाए तो काम एक दिन में कितना होगा 1/3 भाग। ठीक है, अब ये इक्वेशन आपकी बन गई। अब इन्हीं को सॉल्व करना है और हमें क्या करना है x और y का मान निकालना है, इसी को सॉल्व करना है। ठीक, तो यहां हम सॉल्व करते हैं। अब क्या करो, समीकरण 1 को 3 से गुणा करो और समीकरण 2 को 2 से गुणा करो और फिर घटा। समीकरण 1 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 6/x 15/y, अब 3 से करेंगे तो 3/4। इसी तरह इसको 2 से करेंगे 6/x, 2 से करेंगे 12/y और इसको 2 से करेंगे तो 2/3। घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा 3/y और ये हो जाएगा 3/4 माइनस 2/3, एलसीएम आ जाएगा 12। इससे कितना आ जाएगा 12, 9 - 8 यानी 1/12। तो y बराबर कितना आ जाएगा 36, y बराबर कितना आ जाएगा 36। अब y का मान किसी एक में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2/x + 5/y, y मतलब 36 बराबर 1/4। यहाँ से 2/x कितना आ जाएगा 1/4 माइनस 5/36, 9 × 36 होता है 36 हो जाएगा एलसीएम, यहाँ कर देंगे 36 हो गया एलसीएम। ठीक है, 9 × 9 - 5 यानी 4 आ जाएगा, यानी 2/x आ जाएगा 9 × 36 होता है तो 1/9। ठीक है, ये तो आएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 2/x = 9, 2/x = 1/9, यानी x = 18, यानी 18, x का मान कितना आ जाएगा 18, तो y का मान कितना आ जाएगा 36। यानी अगर अकेली महिला उस काम को करे तो 18 दिन में वो काम को कंप्लीट कर लेगी, और अकेला पुरुष उस काम को करे तो वो 36 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। जैसे कह रहा था 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक काम को 4 दिन में करते हैं, 2 महिला और 5 पुरुष, तो एक महिला एक दिन में कितना कर रही है 1/x, एक पुरुष कितना एक दिन में कर रहा है 1/y, तो 2 महिलाएं कितना करेंगी 2/x, 5 पुरुष कितना करेंगे 5/y, तो 2 महिला और 5 पुरुष मिला के काम कर रहे हैं 4 दिन में, यानी एक दिन में कितना करेंगे 1/4। एक दिन का काम हमने निकाला है इसलिए 1/4 लिखा है। एक दिन 3 पुरुष और 6 महिलाएं मिलके कितना काम करेंगी 1/3, क्योंकि 3 दिन में पूरा कंप्लीट करती है। ठीक, 2 इक्वेशन बन जाती है, दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक, तो एक दिन में हमें महिला द्वारा पूरा काम करने में लगा समय और पुरुष द्वारा पूरा काम करने में लगा समय ये ज्ञात हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। ठीक है, 300 किलोमीटर जाना है, कुछ दूरी वो रेलगाड़ी से चलती है, कुछ बस से चलती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करे तो उसे 4 घंटे लगेगा। अगर वो रेलगाड़ी द्वारा कितना चल रही है 60 और बस द्वारा कितना चल रही है शेष दूरी, तो उसे कितना समय लग रहा है 4 घंटा। अगर वो ट्रेन के द्वारा 100 चले और बाकी बस से चले तो उसे 10 मिनट ज्यादा लग रहा है, यानी 4 घंटा 10 मिनट लग रहा है। रेलगाड़ी और बस की 4 घंटे, तो मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। पहली कंडीशन 60 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, 60 किलोमीटर जा रही है, कितना जा रही है 60 किलोमीटर। ठीक, किससे रेलगाड़ी से, और बस से कितना जा रही है बाकी यानी 240 किलोमीटर ये बस से जा रही है।
ठीक, इन दोनों का जो समय लग रहा है वो 4 घंटे लगेगा। ठीक, तो रेल द्वारा तय की गई दूरी ये है, 4 ये है। बस द्वारा तय की गई दूरी ये है, 4 ये है। तो समय क्या लगेगा? रेल या पूरा लिख देते हैं, रेल द्वारा तय की गई दूरी बराबर 60 किलोमीटर। रेल की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लगेगा? T1 किलोमीटर। चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी दूरी बटे 4, इतना घंटा है। ठीक, अब पहली कंडीशन नहीं देख रहे हैं, बस द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी, तो शेष दूरी कितनी बचेगी? 240 किलोमीटर। चाल क्या है? बस की चाल ये 22 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना समय लगेगा? मान लेते हैं, तो दूरी बटे 4, इतना घंटा लगेगा। तो ये समय और ये समय मिला के कितना है? 4 घंटे। ठीक है, 60 बटे x और 240 बटे y, ये बराबर कितना है? 4 घंटे के बराबर। ठीक, रेल द्वारा चली गई दूरी और बस द्वारा चली गई दूरी दोनों मिला के उसको कितना समय लग रहा है? 4 घंटे। डिवाइड हो जाएगा, 4 से कर दो, 15 चौको 60 होता है, और 4 से करोगे तो 6 चौक 24, यानी 60 बटे y इक्वल टू 1। ये समीकरण 1 तैयार है। दूसरी कंडीशन देखो क्या कह रहा है? दूसरी में कह रहा है कि 100 किलोमीटर ट्रेन से चल रही है, 100 किलोमीटर ट्रेन से चल रही है, यानी समय कितना लगेगा? इतना, और शेष दूरी यानी 200 जो चल रही है वो किससे चल रही है? बस से, तो इतना समय लगेगा। ये दोनों समय मिला के 4 घंटा 10 मिनट, 10 मिनट यानी 10 बटे 60 यानी 1 बटे 6। ठीक, इतना घंटा, मिनट को भी हमने क्या कर दिया? 4 घंटा 10 मिनट, मिनट को भी हमने घंटे में बदल दिया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। 6 चौक 24 से 25, ये आ जाएगा 25 बटे 6। 25 से भाग कर देना, तो 25 से भाग करोगे 25 चौके 25 अट्ठे 25 51, ये हो गई तुम्हारी दूसरी समीकरण। एक समीकरण ये बन गई, एक समीकरण ये बन गई। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे गुणा करें, 15 30 आएगा नहीं, 15 चौको 60 और 15 चौको 60। इसको 4 से कर दो, समीकरण 1 को 4 से कर, समीकरण 1 को 4 से और समीकरण 2 को 15 से गुणा करके फिर घटा देते हैं। तो समीकरण 1 को 4 से करेंगे, मतलब समीकरण 1 को 4 से करेंगे तो आएगा 60 बटे x, इसको 4 से किया 240 बटे y और बराबर 4। इसको 15 से करेंगे, 15 चौको 60 और 15 अट्ठे 120 और 15 बटे 6, घटा देंगे माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 120 बटे y बराबर 4 माइनस 15 बटे 6, 24 माइनस 15 क्या जाएगा? 9 बटे 6 यानी 3 बटे 2। ठीक, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 120 बटे y बराबर 3 बटे 2, तो 3y बराबर 120 बटे y बराबर 120 बटे 2 बटे 3, 3 चौक 12 होता है, यानी y बराबर कितना आ जाएगा? 80। y बराबर क्या आ जाएगा? 80। अब कोई क्वेश्चन में मान रखते हो y का, ठीक है, 15 बटे x प्लस 80 बटे 60 बटे 80 बराबर 1। 15 बटे x बराबर 6 बटे 8 यानी 3 बटे 4, यानी 1 बटे 4, तो x बराबर कितना है? 7। ठीक है, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू निकल गई। हमें दोनों की स्पीड निकालनी थी। दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? एक की स्पीड हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की स्पीड हो जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। 300 किलोमीटर दूरी जाना था, ठीक,
कुछ दूरी, अब देखो पहली कंडीशन 60 जा रही है ट्रेन से और बाकी जा रही है बस से। 60 जा रही है ट्रेन से और शेष जा रही है बस से, तो कितना समय लगा? 4 घंटा। 60 जा रही है तो लगा समय ये, बाकी जा रही है बस से तो लगा समय ये, टोटल समय जो है 4 घंटा। ठीक। दूसरी कंडीशन में 100 जा रही है ट्रेन से, 100 जा रही है ट्रेन से, तो ट्रेन से जाने में लगा समय ये हो गया, और शेष यानी 200 जा रही है बस से, तो बस से जाने में लगा ये समय। टोटल समय जो है वो 4 घंटा 10 मिनट। सॉल्व कर लिया, दोनों इक्वेशन बनी, x और y निकाल लिया, और ये दोनों को चाल पता चल जाएगी। ठीक है। अब हम विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करने हैं। हमको A कोण, B कोण, C कोण और D कोण निकालना है, और ये दिया गया है चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक। तो हमें पता है क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटेड एक थ्योरम है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है? 180, यानी एंगल A प्लस C बराबर क्या होगा? 180। A का मान कितना है? 4y प्लस 20 माइनस 4x बराबर 180। ठीक। यानी 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 20 उधर जाएगा 60, माइनस 4 से डिवाइड कर, ये हो जाएगा माइनस y और ये हो जाएगा माइनस 40। ये समीकरण 1 तैयार है। माइनस 4 से डिवाइड कर दो, जो प्लस में था वो माइनस में हो गया। ठीक। अब आ जाते हैं दूसरी कंडीशन, B और DB का सम भी 180 होगा, सम्मुख कोण है, तो B का मान कितना है? 3y माइनस 5 और ये है माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस 7x प्लस 3y और ये 5 कट ही जाएगा बराबर 180। ठीक। ये माइनस से गुणा कर दो, ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिला है? x और y की वैल्यू मिल जाएगी। सर इसको 3 से गुणा कर दो, x माइनस 3x माइनस 3y इक्वल टू 120, 3 से गुणा कर दो, और वो ऐसे लिख दो और फिर हटा दो। ये कट गया, कितना है? माइनस 4x इज इक्वल टू 60, तो माइनस में होता है। चेक करते हैं, यहाँ माइनस नहीं लगा है सर, चेक कर लीजिएगा, यहाँ माइनस नहीं लगा है, तो ये माइनस नहीं होगा तो ये प्लस होगा, प्लस होगा तो ये आ जाएगा प्लस 3 इक्वल टू प्लस 180। ठीक है। तो सीधे सीधे हमको समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ देंगे। समीकरण 1 गुणे 3 प्लस समीकरण 2, ये कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 40 और 7x प्लस 3y इक्वल टू 180। ये 3y से 3y कट गया, कितना है? 10x इज इक्वल टू 140। ये x इज इक्वल टू 14, x का मान क्या है? 14। अब x का मान किसी एक समीकरण में रखो, तो x यानी 14 माइनस y इक्वल टू माइनस 40, तो माइनस y इक्वल टू माइनस 40 माइनस 14 माइनस 14 यानी y इक्वल टू 14। ठीक है। एंगल A कितना आ रहा है? 4y प्लस 20। एंगल B कितना आ रहा है? 3y माइनस 5। एंगल C कितना आ जाएगा? माइनस 4x। माइनस माइनस 4x से मिल रहा है। ये तो माइनस में होगा नहीं। ठीक है। या तो x की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, उस हिसाब से या तो यहाँ भी माइनस होगा। ठीक है। तो ऐसा कीजिएगा, आप लोग बस ये प्रॉपर्टी लगा लेना है, एंगल जैसा होगा उस हिसाब से रख देना। ठीक है। जो भी एंगल है किताब में
क्लियर नहीं हो रहा है, माइनस है कि नहीं है, ये चीजें देखो। जब चक्रीय चतुर्भुज तो सम्मुख कोण क्या होंगे, ए और सी मिला के 180 होगा और बी और डी मिला के 180 होगा। इससे एक समीकरण बनेगी, इससे एक समीकरण बनेगी, दोनों सॉल्व करके x और y निकल जाएगा। और जब x और y निकल जाएगा तो वैल्यू पुट कर देना और सॉल्व कर देना, ठीक है। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी भी हमें प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन हमें लगाना है। अब आखिरी क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा करना, यदि 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती, ठीक। यदि 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्ति अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या निकालनी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिख दे रहे हैं। विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा करना है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम। अगर हर पंक्ति में 3 विद्यार्थी बढ़ा दे तो एक पंक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज कह रहा है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती, ठीक। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या निकालें, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना पंक्ति की संख्या बराबर x, एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर y। कितनी पंक्ति हैं, x, एक पंक्ति में कितने लोग हैं, y, तो कुल संख्या क्या हो जाएगी, xy। कुल संख्या क्या हो जाएगी, xy। अब देखो कंडीशन क्या है, पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी, पहली कंडीशन है, ठीक है। एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या क्या कह रहा है, 3 अधिक, यानी पहले y थी, अब कितनी हो गई, y प्लस 3। तो अब पंक्तियों की संख्या क्या हो जाती है, एक कम हो जाती है। पहले x थी तो अब कितनी हो जाती है, x माइनस 1, ठीक है। तो विद्यार्थी कितने होंगे, कितनी पंक्तियां, एक पंक्ति में इतने लोग, तो विद्यार्थियों की संख्या इतनी पंक्तियां और इसमें इतने लोग। विद्यार्थियों की संख्या में कोई अंतर नहीं आएगा, क्या आएगा, विद्यार्थी की संख्या तो वही रहेगी, पंक्ति और यही तो बदल रहा है। तो जितने विद्यार्थी पहले उतने विद्यार्थी अब, तो आ जाएगा xy माइनस 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू xy। xy से xy कट गया, 3xy इक्वल टू 3, ये समीकरण 1। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, ठीक है, तो एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या 3 कम, यानी पहले y थी अब कितने, तो 2 पंक्ति अधिक बनती। पहले पंक्ति कितनी थी, x, अब 2 अधिक बनेगी पंक्तियों की संख्या। अब पंक्ति कितनी है, एक पंक्ति में कितने लोग हैं, ठीक है, तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए, इतनी पंक्ति और एक पंक्ति में इतने लोग, कुल विद्यार्थी। और कुल विद्यार्थी जो पहले थे वही अभी भी हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको xy कर देंगे। xy माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू xy। xy कट गया, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, ये समीकरण 2। अब दोनों को सॉल्व करके x और y निकल जाएगा, और x और y निकल जाएगा तो कुल विद्यार्थी भी निकल जाएगा। बात क्लियर। तो यहाँ पर हमने पंक्तियों की संख्या और एक पंक्ति में कितने लोग हैं ये मान लिया, ठीक है। अब पहले कंडीशन में क्या कह रहा है कि एक पंक्ति में 3 लोग बढ़ा दो, तो पंक्ति में पहले y लोग थे, अब 3 लोग बढ़ा दिए, तो पंक्ति कितनी हो गई,
उतने ही स्टूडेंट है, पंक्ति क्या होगी, एक कम होगी, इन दोनों को गुणा करोगे तो टोटल विद्यार्थी के बराबर ही आएगा। एक इक्वेशन बन गई। फिर दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि विद्यार्थी 3 कम कर दो हर पंक्ति में, 3 कम कर दिया, पहले हर पंक्ति में y थे, अब की y - 3 है, तो पंक्तियों की संख्या क्या होगी, 2 बढ़ जाएगी। पहले पंक्ति x थी, अब 2 बढ़ जाएगी। ये विद्यार्थियों की संख्या उसी संख्या के बराबर होगी। यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, दोनों को सॉल्व करके x और y निकाल लेंगे और टोटल संख्या निकालने के लिए x × y कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश होता है। इसको रिवाइज कीजिए, करिए, और जो भी प्रॉब्लम हो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल करिएगा, लैंग्वेज लिखने का ढंग, ये सब भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यही चैप्टर समाप्त करते हैं। आप नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।